नमस्कार, वेलकम बैक टू करियर पाथ स्टडी। स्वागत है आपका इस टॉपिक के साथ में फास्ट ट्रैक एमसीक्यू हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। और टॉपिक है, फर्स्ट पार्ट है यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन और ब्रिटिश साम्राज्य। क्लास आपके सामने फर्स्ट है और ब्रीफ में इसको कवर करेंगे। एग्जाम का मौसम चल रहा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे इसको हम, कुछ भी छूट ना जाए उसी वायदे के साथ करेंगे। और फर्स्ट जो है आपके सामने क्वेश्चन है, 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? कब तक बना रहा? यानी बंगाल का विभाजन आपको पता है लॉर्ड कर्जन के देन है। डू एंड डिवाइड रूल के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया। सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 में शाही दरबार में कर्जन के अधिनियमन को निराकृत किए जाने तक। या थर्ड ऑप्शन है महात्मा गांधी के द्वारा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने तक। या लास्ट ऑप्शन है आपके सामने भारत के 1947 में हुए विभाजन तक, जब पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर हो जाएगा इसमें सेकंड, यानी सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी दोनों भारत में आए थे 1911 में, और इसके लिए दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था। और दिल्ली दरबार आयोजित करने के साथ ही दिल्ली की घोषणा की गई थी। और अनाउंसमेंट ऑफ दिल्ली के अंतर्गत जो है, दिल्ली की घोषणा के अंतर्गत जॉर्ज पंचम के द्वारा जो 1911 में घोषणा की गई, वो 1905 के बंगाल विभाजन के लिए की गई थी। और उसमें अनाउंस किया गया था कि बंगाल का विभाजन रद्द किया जाता है, बंगाल प्रेसिडेंसी बनाई जाती है, और उसी के साथ ही जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर की जाती है। और हम ये देखते हैं कि 1911 में राजधानी परिवर्तन की घोषणा की गई और 1912 में राजधानी परिवर्तन किया गया। तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा सेकंड आपके सामने। सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा दिल्ली में 1911 में शाही दरबार में घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगले प्रश्न को देखिए। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 यानी अनाउंसमेंट ऑफ क्वीन विक्टोरिया 1858 का उद्देश्य क्या था, यानी इसका ऑब्जेक्ट क्या था? तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके सामने, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, या भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 को हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से भी जानते हैं। और इस एक्ट के अंतर्गत जो है, कम से कम ये तो नहीं था कि भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन यानी रेगुलेशन किया गया हो, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार ऑलरेडी 1813 में समाप्त कर दिए गए थे और 1833 में पूर्ण रूप से पूर्ण व्यापारिक प्रतिबंध हटा दिए गए थे। तो व्यापारिक नियमन का कोई रोल नहीं था इसमें। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रख दिया गया था 1858 के एक्ट के अंतर्गत, इस घोषणा के अंतर्गत। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की समाप्ति कर दी गई थी और भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नाम से एक नया पद बनाया गया था, भारत सचिव के नाम से एक नया पद बनाया गया था, जो भारत के शासन को देखने में, भारत के शासन को देखरेख के लिए जिम्मेदार होगा, ये व्यवस्था की गई थी। और भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग कर दिया गया था कि डलहौजी की जो विलय नीति थी उसके अंतर्गत जो राज्य मिलाए गए थे, ऐसे किसी भी राज्य को ब्रिटिश राज्य में नहीं मिलाया जाएगा, यानी यथास्थिति को रखा गया था। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन गलत है। इस वजह से आपका आंसर होगा ए। जो हम सीरीज कर रहे हैं एमसीक्यूज की, इसमें स्टार्टिंग में हर टॉपिक में स्टार्टिंग में जो है लेंथी क्वेश्चन आएंगे, हार्ड क्वेश्चन आएंगे, और धीरे धीरे जो है फिर मीडियम और उसके बाद में सिंपल क्वेश्चन होते चले जाएंगे। और उसी के अकॉर्डिंग आपके इसकी प्रिपरेशन
कर सकते हो। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, चिरस्थायी बंदोबस्त या जिसे हम बोलते हैं इस्तमरारी बंदोबस्त, जिसको हम जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं, जिसे आपको याद हो 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय बंदोबस्त के तौर पर 10 ईयर सेटलमेंट के तौर पर शुरू किया था, और 3 साल के बाद ही 1793 में परमानेंट सेटलमेंट या जिसे हम बोल सकते हैं इस्तमरारी बंदोबस्त या जिसे हम बोल सकते हैं जमींदारी बंदोबस्त। तो चिरस्थायी बंदोबस्त इस्तमरारी बंदोबस्त को अन्य प्रदेशों में बहुत ही कम विस्तारित किया गया था। क्यों? यानी इसकी शुरुआत जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा में की गई थी। यानी जो 3 सेटलमेंट भारत में भू राजस्व वसूलने के लिए, लैंड टैक्स वसूलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में शुरू किए थे, उनमें से स्थायी बंदोबस्त जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा में और कुछ मध्य प्रांत के हिस्से में और कुछ जो है आपका कर्नाटक के हिस्से में बाद में लागू किया गया। लेकिन इसमें क्वेश्चन में कहा गया कि कम विस्तारित किया गया, क्योंकि इसको भारत के अन्य क्षेत्रों में कम विस्तारित किया गया था। तो उसके क्या कारण थे वो आपको देखने हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1810 के पश्चात कृषि मूल्य में वृद्धि हो गई, जिससे फसल का मूल्य बढ़ गया, जबकि चिरस्थायी बंदोबस्त में राज्य के अंश में वृद्धि स्वीकृत नहीं थी। यानी 1791 में 1791 में क्रॉप्स की, कृषि की, प्रोडक्ट्स की जो रेट्स थे वो बाद में भी एज इट इज चलते रहे कि किसी प्रकार से जो इसमें कोई चेंजेस ना किया जाए। जो स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत हर साल ब्रिटिश सरकार का बंगाल, बिहार, उड़ीसा में टैक्स लेने का जो आंकड़ा था वो हमेशा एज इट इज बना रहे, तो इसका नाम ही स्थायी बंदोबस्त था। और 1810 के पश्चात कृषि मूल्यों में वृद्धि हो गई, जिससे फसल का मूल्य बढ़ गया, जबकि चिरस्थायी बंदोबस्त में राज्य के अंश में वृद्धि स्वीकृत नहीं की गई थी। ये ऑप्शन वैसे सही है। और ऑप्शन देख लेते हैं, रिकॉर्डों के आर्थिक सिद्धांतों का नीति निर्माताओं पर प्रभाव पड़ा था, ये भी ठीक है। यानी जितने भी रिकॉर्ड थे उसमें जो फाइनेंशियल थ्योरीज थी उनका पॉलिसी मेकर पर इफेक्ट पड़ा था, ये भी ठीक है। राज्य को रैयतों से, रैयत कहा जाता है किसानों को, तो राज्य को रैयतों से सीधे बंदोबस्त करना कालोचित प्रतीत हुआ। कालोचित का मतलब है, काल का मतलब समय है और उचित यानी समय के अनुसार उचित प्रतीत हुआ था। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, उपरोक्त सही, यानी ऑल ऑफ अबाव जो है ये आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि जब परमानेंट सेटलमेंट था, चिरस्थायी बंदोबस्त था, उसके अंतर्गत 1790-91 के जो रेट्स थे वही चले आ रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करना था। जो कि परमानेंट बंदोबस्त जो है उसका नाम ही ये था कि परमानेंट है, जो रेट पहले था वही रहेगा, तो इसमें वो नहीं किया जा सकता था। और अन्य क्षेत्रों में इसको लागू करते तो वहां पर जो है बढ़े हुए रेट जो है ब्रिटिश सरकार को नहीं मिलते। रिकॉर्डों के जो आर्थिक सिद्धांत का नीति निर्माताओं पर प्रभाव पड़ा था, उस वजह से भी इसको जो है अन्य राज्यों में नहीं लागू किया गया था। और राज्य को रैयतों से सीधे बंदोबस्त करना समय के अनुसार जो है उचित प्रतीत हो रहा था। यानी बीच में बिचौलिए जमींदार ना हो, डायरेक्ट किसानों के साथ संबंध स्थापित करेंगे तो ज्यादा टैक्स मिलेगा। तो ये इस समय के अनुसार जो है 1810 में सही था। इस वजह से बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अलावा अन्य राज्यों में स्थायी बंदोबस्त को जो है विस्तारित नहीं किया गया था। वहां पर फिर रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त, अन्य सेटलमेंट जो है वो लाए गए थे। इससे आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अगर जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है और पहले स्टेटमेंट को सेकंड स्टेटमेंट जो है उसको सही एक्सप्लेन कर रहा है, तो आंसर होगा ए। और अगर जो दोनों ऑप्शन सही हैं, स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो आंसर होगा बी। अगर जो फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, तो आंसर होगा सी। और अगर जो फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है, तो आंसर होगा डी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। जेम्स प्रिंसेप ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी की टकसाल यानी मिंट के एक ऑफिसर थे, सिक्के ढालने वाले, उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था, जिसका प्रयोग शुरुआती शिलालेखों और सिक्कों में किया गया था। सही आंसर ऑप्शन सही है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। जेम्स प्रिंसेप ने पाया कि अधिकतर पांडुलिपियों में एक राजा का उल्लेख किया गया था, जिसे प्रियदर्शी या प्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ है देखने में रमणीय।
पहला स्टेटमेंट सही है। जेम्स प्रिंसप को भारत में जाना जाता है कि इसने 1837 में 1837 में खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि जो है इसका अर्थ निकाला था, इसको पढ़ना शुरू किया था। और अशोक के जो शिलालेख हमें मिलते हैं भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, उसे सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसप को दिया जाता है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक टकसाल यानी मिंट में एक अधिकारी थे, सिक्का डालने वाले। और सेकंड एक्शन में आपको पता है कि उसमें उन्होंने ज्यादातर जितने भी पांडुलिपियां मिली हैं, जितने भी उसमें लेख मिले हैं, उन लेखों में एक राजा का उल्लेख मिलता है जिसे प्रियदर्शी कहा गया है या जिसे कहा जाता है प्रियदर्शी। और हम 1837 से 1913 तक ये मानते थे कि श्रीलंका के किसी प्रियदर्शी शासक ने भारत के अलग अलग हिस्सों में किसी समय में शासन किया होगा और जगह जगह पर ऐसे लेख लिखवाए होंगे। लेकिन 1913 में दक्षिण भारत के मास्की में एक ऐसा लेख मिला जिसमें पूरा नाम लिखा हुआ था प्रियदर्शी शासक अशोक मौर्य। उससे पता लगा कि अशोक ही प्रियदर्शी उपाधि धारण करने वाला शासक था और उसी ने भारत के सभी हिस्सों में जो इस प्रकार के शिलालेख लिखवाए थे। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट का सेकंड जो है सही व्याख्या भी कर रहा है। तो जब ऑप्शन आएंगे तो उसमें आंसर हो जाएगा ई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आसाम कंपनी जो यूरोपियन चाय बागान मालिकों से मिलकर बनी थी, आसाम एक कंपनी का नाम था 19वीं शताब्दी में, जो कि यूरोपियन चाय बागान मालिकों से मिलकर एक बनाई गई कंपनी थी। 1850 तक चाय इंडस्ट्री जो इंडिया में थी उसमें एक्चुअल जो है ऑनर थी और बनी रही थी। लेकिन 1850 के दशक के दौरान इनमें से किसने अपने आप दो छोटे मालिकाना चाय बागान स्थापित कर लिए थे, जिन्हें राज्य के द्वारा 1858 में राजद्रोह के लिए उसकी फांसी के पश्चात जब्त कर लिया गया था। यानी आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में बताया गया है कि 1850 तक इंडिया में जितने भी चाय बागान थे वो यूरोपियन कंपनियों के हाथ में थे और असम कंपनी के नाम से जो है इंडस्ट्री थी उसके अंतर्गत जो है चलाए जाते थे। लेकिन 1850 में एक भारतीय व्यक्ति ऐसा उभर कर आया जिसने दो चाय बागान जो है वो अपने अंडर स्थापित कर लिए थे। लेकिन 1858 में उसे राजद्रोह के नाम पर जो है फांसी की सजा दे दी गई और उसके चाय बागान जो है जब्त कर लिए गए। तो वो कौन था? तो अनंगराम खेकियाल फुकन या गुनभीराम बरुआ या लखीराम बेजर बरुआ या मनीराम दीवान। तो आंसर हो जाएगा मनीराम दीवान। मनीराम दीवान जो है इसने अपने बलबूते पर जो है दो मालिकाना चाय बागान स्थापित किए थे असम में। लेकिन 1857 की क्रांति में इसने अंग्रेजों को किसी प्रकार की हेल्प नहीं की थी उन क्षेत्रों में। इस वजह से इसके खिलाफ राजद्रोह का मामला लगा दिया गया और 1858 में जो इसको फांसी की सजा दे दी गई थी। मनीराम दीवान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई है और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसकी स्थापना 1664 में उस समय के फ्रांस के शासक लुई 14वें के शासनकाल में हुई थी। और ये जो कंपनी है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये पूर्ण रूप से फ्रांस की सरकार के द्वारा स्थापित की गई थी। इसके ऊपर जो पैसा भी खर्च किया जाता था वो पूरा का पूरा जो है फ्रांस की सरकार के द्वारा खर्च किया जाता था। और 1664 में इसकी स्थापना की गई थी और कोबर्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई। लुई 14वां उस समय शासक था, उसके मंत्री कोबर्ट था, कोलबर्ट। इससे आगे है अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जोड़ा यानी युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी करेक्टली जो है वो मैच नहीं हो रहा। लॉर्ड डलहौजी जो है अवध का विलीनीकरण किया था। लॉर्ड डलहौजी भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए जाने जाते हैं। राज्य व्यक्तिगत सिद्धांत है जिसे अपहरण नीति बोलते हैं, उसके अंतर्गत जाने जाते हैं। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को जो है ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था कुशासन का आरोप लगाकर। लॉर्ड डफरिन के टाइम में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और लॉर्ड विलियम बेटिंग जो है 1828 से 35 तक जो है भारत में गवर्नर थे और उनके टाइम में चार्टर एक्ट 1833 पारित हुआ था, ये भी ठीक है। लॉर्ड लिटन जो है इसके टाइम में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध प्रारंभ हुआ था। तो फर्स्ट एंग्लो अफगान वार जो है वो
1839 टू 1842 तक का टाइम पीरियड है उसका, यानी 1839 से 1842 तक का टाइम पीरियड है। फर्स्ट एंग्लो अफगान युद्ध, यानी अंग्रेजों का अफगानिस्तान के साथ में जो युद्ध हुआ है, वो युद्ध जो है 1839 से 1842 के बीच में हुआ है। और लॉर्ड लिटन का टाइम पीरियड जो है वो 1876 से 1880 तक का है। और इस वजह से ये डी जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर के टाइम में इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड जो है उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे जिस समय फर्स्ट एंग्लो अफगान युद्ध हुआ है, तो इसलिए आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? फिल्ट्रेशन थ्योरी, या जिसे हम बोलते हैं शिक्षा का विवर्तन, शिक्षा का विवर्तन जिसे कहा जाता है फिल्ट्रेशन थ्योरी, इसके प्रतिपादक यानी फादर ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी इन एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, तो वो है लॉर्ड मैकाले। 1835 में अंग्रेजी में भारत में शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, आपको पता ही है। इंग्लिश को इंडिया में एजुकेशन के अंतर्गत जो है शामिल किया गया था इस आधार पर कि ब्रिटिश सरकार भारत में जितना भी पैसा खर्च करेगी एजुकेशन में वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में खर्च करेगी। और लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम में यानी लॉर्ड बेंटिंग के टाइम में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया गया 1835 में, और अगले ही साल 1836 में जो है लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम में लॉर्ड मैकाले ने इस फिल्ट्रेशन नीति को लागू किया था। यानी अंग्रेजी शिक्षा के जनक भी लॉर्ड मैकाले थे और फिल्ट्रेशन नीति के जनक भी लॉर्ड मैकाले थे। और फिल्ट्रेशन के अंतर्गत शिक्षा का मतलब ये था कि जो पैसा ब्रिटिश सरकार खर्च कर रही है वो उच्च वर्गीय भारतीयों को ही शिक्षा देने में खर्च करेगी, और शिक्षा जो है अपने आप फिल्टर होकर जो है लोअर क्लास तक पहुंचेगी। यानी जो जिम्मेदारी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी ब्रिटिश गवर्नमेंट की एजुकेशन प्रोवाइड करने की, वो केवल अपर क्लास के इंडियंस के लिए होगी, और लोअर क्लास तक जो है फिल्टर होकर अपने आप जो है वो जाएगी। उसमें अंग्रेजों का कोई लेन देन नहीं होगा। उसी को हम बोलते हैं शिक्षा में व्यक्तिगत सिद्धांत, विवर्तन सिद्धांत, है जिसे हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया। तो आपको करना पड़ेगा लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में 1756 में कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा आक्रमण जो किया गया था उसका तात्कालिक कारण में से कौन सा था? तो तात्कालिक कारण हाल ही में हमने किया था क्लास में, यानी आपका नवाब जो अलीवर्दी खां था 1739 से 1756 के बीच में उसने अंग्रेजों और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर काफी कंट्रोल रखा था। उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में किलेबंदी करने का, दुर्गीकृत करने का अनुमति नहीं दिया था। लेकिन जैसे ही सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा 1756 में, उसी के साथ ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री के यानी फोर्ट विलियम के चारों तरफ किलेबंदी करना शुरू कर दिया। और जब इसने उसको बंद करने के लिए, उसको हटाने के लिए कहा, तो उसे मानने पर इनकार कर दिया। इस वजह से 15 जून 1756 को अंग्रेजों ने नवाब के विरुद्ध उसे गद्दी से, ये ऑप्शन नहीं होगा, आंसर डी होगा, कलकत्ता की किलेबंदी करने को ध्वस्त करने से अंग्रेजों का जो इनकार किया गया था, इस वजह से 1756 में 15 जून को सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के फोर्ट विलियम को जो है चारों तरफ से घेर लिया और जल्द ही जो है इस पर विजय प्राप्त कर ली। और उसी के बाद हम देखते हैं कि मद्रास प्रेसिडेंसी से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक सैनिक दल आया जिसने सिराजुद्दौला की सेना को पराजित कर दिया और अलीनगर की संधि हुई। और उसी के कुछ दिनों के बाद ही पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हत्या करके मीर जाफर को जो है बंगाल का नवाब बना दिया गया। इस वजह से आंसर होगा कलकत्ता की किलेबंदी को ध्वस्त करने से अंग्रेजों का इनकार तात्कालिक कारण था सिराजुद्दौला के साथ युद्ध का। तो चलिए इसके साथ देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 10वां क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से कीजिए। भारत आने वाले यूरोपियन यात्रियों के बारे में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं जितने भी भारत में यूरोपियन यात्री आए हैं उनसे संबंधित। तो सबसे पहले स्टेटमेंट, सर थॉमस रो, या जिसे हम बोलते हैं टॉमस रो, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि को जहांगीर द्वारा सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति दी गई। पुर्तगालियों के उकसाने से कैप्टन हॉकिंस को मुगलों द्वारा आगरा से बाहर निकाला गया। कश्मीर की अपनी यात्रा पर फादर मोन्सेरात ने अकबर के साथ यात्रा की। तो इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं ये आपको देखने हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो आपको आंसर देना है। तो सर टॉमस रो आप ध्यान रख लिए, 1615 में जहांगीर के दरबार में आया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पर सूरत में कारखाना होने की अनुमति दी गई। कारखाना सूरत में 1612 में स्थापित हो चुका था और इसने सूरत के साथ साथ भड़ोच और आसपास के हिस्सों में अंग्रेजी फैक्ट्रियां स्थापित की थी। पुर्तगालियों को उकसाने से कैप्टन हॉकिंस को मुगलों के द्वारा आगरा से बाहर निकाला गया था। कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी जहांगीर ने और 400 का मनसब दिया था, उसका स्वागत किया था जहांगीर ने। लेकिन पुर्तगालियों के उकसाने की वजह से कैप्टन हॉकिंस को आगरा से बाहर निकाल दिया गया था, ये सही है। कश्मीर की अपनी यात्रा पर फादर मोन्सेरात जो है ने अकबर के साथ यात्रा की थी। अकबर ने सभी धर्मों के प्रमुख गुरुओं के साथ में चर्चा करने के लिए इबादत खाने की स्थापना की थी फतेहपुर सीकरी में, और अकबर ने अपने कश्मीर यात्रा के दौरान फादर मोन्सेरात को भी साथ में लिया था, ये सही है। आंसर इसमें 2 और 3 हो जाएगा, फर्स्ट आंसर जो है इसमें हो जाएगा, क्योंकि सर टॉमस रो जो है 1615 में आए हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पर आए हैं, लेकिन उसके साथ जो है ब्रिटेन के शासक के प्रतिनिधि के तौर पर आए हैं। और सूरत में कारखाना जो है 1612-13 में पहले ही ऑलरेडी स्थापित हो गया था और वो अधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले ही मिल गया था, इसलिए आंसर होगा सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा ध्यान से देखिए। डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है क्योंकि वह सुधार लाया और कई क्षेत्रों में शुरुआत की। इनमें से कौन सा एक उसकी सुधार योजना में से नहीं था? इनमें से कौन सा एक सुधार योजना में से नहीं था? नहीं आया है तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है शैक्षिक सुधार। शैक्षिक सुधार सही है क्योंकि डलहौजी के टाइम में 1854 में चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में पहला कमीशन जो है एजुकेशन रिफॉर्म से रिलेटेड जो है स्थापित हुआ था और उसकी सिफारिशों को जो लागू किया गया था उसको आज भी हम बोलते हैं वुड्स डिस्पैच, यानी वुड की सिफारिशें, और उसे भारतीयों के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है, महाअधिकार पत्र कहा जाता है शिक्षा के लिए, जिसमें महिलाओं को शिक्षा देने के लिए पहली बार आवाज उठाई गई थी, इसलिए शैक्षणिक सुधार के लिए जाना जाता है डलहौजी का शासनकाल। रेल मार्गों के निर्माण के लिए जाना जाता है क्योंकि 1851 में भारत में सबसे पहले रेलवे पटरी बिछाए जाने की शुरुआत हुई और 1853 में डलहौजी के टाइम में फर्स्ट ट्रेन भी चली थी। तार व्यवस्था, टेलीग्राम और पोस्टल फैसिलिटी की शुरुआत वीसी के टाइम में 1853-54 में हुई थी। 1852 में वर्ल्ड का पहला डाक टिकट कराची से जारी किया गया। 1854 में जो है आपका डाक तार जो है सुव्यवस्थित तरीके से चलना शुरू हो गया था डलहौजी के शासनकाल में। लोक निर्माण विभाग यानी पब्लिक वर्क्स जो डिपार्टमेंट है उसकी शुरुआत भी इसी के टाइम में हुई थी 1854 में, वो भी 1854 में हुई थी। तो ये तीनों सही हैं। भारतीय श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए कारखाना अधिनियम यानी फैक्ट्री एक्ट वो इसके शासनकाल में नहीं था। फैक्ट्री एक्ट जो है वो 1881 में आया था, पहला फैक्ट्री एक्ट, और उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड रिपन, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो आंसर हो जाएगा नहीं था इनमें से सुधारों में से फैक्ट्री एक्ट, क्योंकि फर्स्ट कारखाना अधिनियम, पहला कारखाना अधिनियम जो है वो लॉर्ड रिपन के टाइम में 1881 में आया था, जिसके अंतर्गत मजदूरों के काम करने के घंटे पहली बार डिसाइड किए गए थे, श्रमिक सुधार पहली बार किए गए थे। 7 साल या उससे कम आयु के बच्चों को फैक्ट्रीज में जो है वर्क से दूर रखा गया और 7 से 12 साल के बच्चे जो थे उनके लिए भी टाइम निर्धारित किया गया था, महिलाओं के लिए टाइम निर्धारित किया गया। तो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो है 1881 का है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ऊपर के तीनों डलहौजी के
सुधार माने जाते हैं और नीचे वाला उसके समय का सुधार नहीं था। अगला प्रश्न देख लीजिए, 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों का दमन किसकी आलोचना की वजह से हुआ था? 1878 में 1878 में लॉर्ड लिटन के टाइम में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। इसके तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों का दमन किसकी आलोचना की वजह से हुआ था? तो फर्स्ट ऑप्शन है अंग्रेजी अधिकारियों की उड़ाऊ जीवन शैली। उड़ाऊ जीवन शैली का मतलब है लग्जरी लाइफस्टाइल। अंग्रेजी मालिकों के द्वारा नील के कामगारों के साथ बुरा व्यवहार। 1876-77 के अकाल पीड़ितों के प्रति अंग्रेजी अधिकारियों का अमानवीय दृष्टिकोण। अंग्रेजी अधिकारियों के द्वारा भारत के धार्मिक स्थानों का दुरुपयोग। 1877 में भारत के पंजाब, मध्य प्रांत, हैदराबाद और भी बहुत के हिस्सों में भीषण अकाल पड़ा था, जिसमें जो है 60 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। और ऐसे टाइम में जो है 1877-78 के दौरान जो है दिल्ली में दरबार का आयोजन किया गया था। महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी और उसमें लाखों रुपए खर्च किए गए थे। यानी एक तरफ जो है दिल्ली दरबार में पानी की तरफ पैसा बहाया गया और दूसरी तरफ जो है भीषण अकाल पड़ा हुआ था, जिसमें 60 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। और इस वजह से हम बोल सकते हैं अंग्रेजी अधिकारियों की जो है लग्जरी लाइफस्टाइल। लेकिन मेन कारण क्या था? थर्ड जो 1876-77 के अकाल पीड़ितों के प्रति अंग्रेजी अधिकारियों का अमानवीय दृष्टिकोण था और इसकी वजह से जो है बहुत से समाचार पत्रों में उनके खिलाफ आर्टिकल लिखना शुरू किए गए और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाकर लॉर्ड लिटन ने जो है ये व्यवस्था की गई कि जितने भी भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र हैं, इंडियन लैंग्वेज के न्यूज़पेपर हैं, उन लैंग्वेज में जो भी आर्टिकल ब्रिटिश विरोधी लिखे जाते हैं पहले वो सरकार को दिखाया जाए, बाद में पब्लिश किया जाए। अगर जो ऐसा नहीं किया जाता तो इस एक्ट के अंतर्गत उसकी प्रिंटिंग प्रेस जो है जब्त की जा सकती है और उसके साथ साथ उसके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है या उससे बंदी बनाया जा सकता है। यह व्यवस्था की गई थी और एकमात्र समाचार पत्र सोम प्रकाश था जिसके ऊपर ये कार्रवाई हुई थी। और अमृत बाजार पत्रिका बंगाल के, जिसने रातों रात इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली भाषा की जगह अपने मैगजीन को जो है अंग्रेजी भाषा में निकालना शुरू कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जो 4 स्टेटमेंट दिए गए इनमें से कौन सा सही है, यानी 3 गलत हैं। फर्स्ट है आपका 1857 का विद्रोह हैदराबाद के निजाम के द्वारा समर्थित नहीं था। गलत है ये, सॉरी सही है ये, क्योंकि उसके द्वारा समर्थित नहीं था, क्योंकि हैदराबाद का निजाम हमेशा से ही, शुरुआत से ही अंग्रेजों का स्वामी भक्त था। यानी 1798 में सबसे पहले सहायक संधि करने वाला जो राज्य था, रियासत थी, वो भी हैदराबाद थी और अंत तक जो हैदराबाद जो है अंग्रेजों की वफादार बनी रही। इसलिए हम बोले कि समर्थित नहीं था तो ये गलत हो जाएगा। सॉरी, समर्थित था ये। 1857 के विद्रोह हैदराबाद के निजाम के द्वारा समर्पित नहीं था, तो ये सही है। अगले और देख लेते हैं। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र है। गलत हो जाएगा, क्योंकि दीनबंधु मित्र ने जो है नील दर्पण के नाम से बुक लिखी है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। झांसी की रानी को ग्वालियर के सिंधिया घराने ने शरण दी थी, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि शरण नहीं दी थी। ग्वालियर के किले पर विजय प्राप्त करके उसकी सहायता ली गई थी, इसलिए थर्ड भी गलत है। मंगल पांडे ने दिल्ली की और सिपाही अभियान का नेतृत्व किया था, ये भी गलत है, क्योंकि 10-11 मई को मेरठ में विद्रोह हुआ था और फिर मेरठ की सेना जो है दिल्ली की तरफ बढ़ी थी, जबकि मंगल पांडे को अप्रैल 1857 में बैरकपुर की छावनी में जो है फांसी की सजा दी गई थी। इसलिए आंसर हो जाएगा फर्स्ट। निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठजोड़ किया था? त्रिपक्षीय गठजोड़, तो ट्रायंगल ट्रीटी जिसे हम बोलते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में हुई थी। 1790 में, जून 1790 में मराठों को अपने साथ मिलाकर संधि की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और 1790 में ही अगले ही महीने 4 जुलाई
1790 को हैदराबाद के निजाम के साथ में संधि की थी टीपू सुल्तान के खिलाफ, जिसे इंडियन हिस्ट्री में त्रिगुट की संधि के नाम से जाना जाता है 1790 की। और 1792 में टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है उसके लिए मजबूर कर दिया गया था और टीपू सुल्तान को अपने आधे राज्य से जो है हाथ धोना पड़ा था। इससे आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य अपहरण नीति के अंतर्गत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सर्वप्रथम राज्य में मिला लिया गया था? तो सर्वप्रथम राज्य मिलाया गया था सातारा 1848 में, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल है 1848 से 1856 का भारत के गवर्नर जनरल के तौर पर, और उन्होंने आते ही सातारा, जैतपुर, संबलपुर, नागपुर, झांसी, अवध इन सभी क्षेत्रों को ब्रिटिश राज्यों में मिला लिया गया था अपनी लैप्स नीति के अंतर्गत। और सातारा पहला राज्य था 1848 में जो डलहौजी की विलय नीति में सर्वप्रथम शिकार हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को सही अनुक्रम में लगाएं। तो जो घटनाएं पहले हुई हैं और जो बाद में हुई उनको सीक्वेंस में लगाना है। राज्य अपहरण नीति जो है 1848 से शुरू हुई थी, 1848 से 1856 के बीच में। सहायक संधि जो है वो 1798 में शुरू हुई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। लाहौर की संधि जो है 1846 से संबंधित है, यानी हॉर्डिंग के टाइम में पंजाब के साथ में अंग्रेजों की जो संधि हुई थी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद में लाहौर की संधि थी। और पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो 1784 में रेगुलेटिंग एक्ट के सुधार के तौर पर आया था। तो सबसे पहले जो आपको करना पड़ेगा पिट्स इंडिया एक्ट, और उसके बाद में सहायक संधि 4-2, और उसके बाद में 3, और उसके बाद में 1, 4-2-3-1 फर्स्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन चिरस्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट स्थायी बंदोबस्त के संबंध में सही है? यानी 1793 में 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, जमींदारी बंदोबस्त जिसको हम बोलते हैं, उससे संबंधित कौन से सही है? इसलिए कृषकों को स्वामित्व का अधिकार प्रदान किया था? नहीं दिया था। कृषकों की जगह पर जमींदारों को दिया था, इसलिए फर्स्ट जो है वो गलत है। सेकंड, जमींदारों को भूमि के स्वामियों के रूप में मान्यता मिली थी, ये सही है। सरकार ने भूमि लगान मांग को स्थायी रूप से निश्चित कर दिया था, भूमि का लगान परमानेंट रहेगा, ये फिक्स कर दिया था। जमींदार कृषकों और सरकार के बीच मध्यस्थों की भूमिका निभाने लगे थे, ये भी सही है। इसलिए 2, 3, 4 ये तीनों जो है सही है, फर्स्ट जो है वो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाई गई भू राजस्व नीति से संबंधित रखता है? तो पिट्स इंडिया एक्ट उससे संबंधित नहीं रखता, रेगुलेटिंग एक्ट उससे संबंधित नहीं रखता, सहायक संधि उससे संबंधित नहीं रखती, लेकिन महालवाड़ी बंदोबस्त जो है, महालवाड़ी सेटलमेंट, वो भू राजस्व नीति यानी लैंड टैक्स से संबंधित रखता है, लैंड टैक्स से संबंधित रखता है। पिट्स इंडिया एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था उसके सुधार के तौर पर है, और सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 में की थी, जिसका टैक्स से कोई लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 4 यहाँ पर आपको दिए हुए हैं गवर्नर जनरल और उनकी महत्वपूर्ण नीतियां, उनको आपस में मैच करना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त संबंधित है, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि संबंधित है, लॉर्ड डलहौजी जो है राज्य की अपहरण नीति से संबंधित है, और लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन से संबंधित है। तो फर्स्ट का हो जाएगा 3rd, सेकंड का जो है वो हो जाएगा 4, और थर्ड का जो है वो हो जाएगा 2nd, और 4th का हो जाएगा 1st, इसलिए आंसर होगा आपका 1st। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कृषि भूमि बंदोबस्त यानी ब्रिटिश नीति और किस वजह से रिजल्ट निकले उसके? फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत सरकारी नौकरियों से भारतीयों को बाहर रखना, युद्ध और विजय। तो युद्ध और विजय की वजह से जो है देश में बहुत से अकाल और विपल्ल हुए थे यानी विद्रोह हुए थे, तो डी का हो जाएगा 2nd। और सरकारी नौकरियों से भारतीयों को बाहर रखना
इससे भारतीय जो मिडिल क्लास था वो कट गए थे ब्रिटिश सरकार से, इसलिए सी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 4। और इसके अलावा कृषि भूमि बंदोबस्त जो है वो गृह प्रभारों में वृद्धि संबंधित है, यानी कृषि संबंधित जो बंदोबस्त किए गए थे वो भारत के अंदर जो प्रभार थे, जितने भी मंत्रालय विभाग थे उनमें वृद्धि संबंधित थे। फूट डालो और राज करो की नीति जो है वो विभाजन से संबंधित है। इस वजह से ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4, इसलिए आंसर हो जाएगा बी, डी का हो जाएगा 2। अंग्रेज शासक चार्ल्स सेकंड को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बॉम्बे जो है दहेज में दिया गया था? तो प्रिंस चार्ल्स सेकंड के साथ में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीना बैंगरेजा का विवाह हुआ था 1661 में, और इसी उपलक्ष्य में पुर्तगालियों के हाथ में जो भारत में बॉम्बे था वो दहेज में दे दिया गया था। और बाद में चार्ल्स सेकंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ 10 पाउंड वार्षिक किराए पर जो है बॉम्बे जो है किराए पर दे दिया था, और बाद में जो यहाँ पर अपनी एक प्रेसिडेंसी स्थापित की थी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, झांसी के राज्य को इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन का हिस्सा बनाया गया था। झांसी के राज्य को 1853 में लॉर्ड डलहौजी के टाइम में जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के अंतर्गत जो है ब्रिटिश राज्य बनाया गया था, और इसी वजह से जो है रानी झांसी ने, लक्ष्मीबाई ने जो है विद्रोह किया था 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत का पहला वायसराय इनमें से कौन सा था? तो पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1858 में जो एक्ट आया था उसके अंतर्गत गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था, इसलिए लॉर्ड कैनिंग। नाना फडणवीस का मूल नाम तुकोजी होलकर था, यानी नारायण राव जो पेशवा था उसकी मृत्यु होने के बाद में माधव नारायण राव सेकंड जो है पेशवा अल्प आयु में बनाया गया। तो 12 भाई जो काउंसिल बनाई गई थी उस काउंसिल के प्रमुख सरदार थे नाना फडणवीस, जिसका ओरिजिनल नाम था तुकोजी होलकर, और इन्हीं के टाइम में अंग्रेजों को कट्टर जो है कड़ी जो है चुनौतियां दी गई थी, और फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो है इसी के टाइम में हुआ था। फिर से आगे है, मार्को पोलो कहां से आया था? तो आपको पता ही है, इटली से आया था 13वीं शताब्दी में, और दक्षिण भारत के पांड्य राज्य गया था। इब्न बतूता जो है मोरक्को से आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम से संबंधित है। और इसके अलावा जो है महमूद वाली बाल्खी जो है वो बलख से आया था, बाल्खी बलख के नाम से ही है, और एंटोनियो मोंसेरात जो है स्पेन से आए थे। तो ये चारों विदेशी यात्री कहाँ से आए थे? तो मार्को पोलो का इटली हो जाएगा, यानी ए का 3 हो जाएगा, और बी का 4 हो जाएगा, और सी का जो है आपका 1 हो जाएगा, और डी का जो है बल्ख यानी अफगानिस्तान हो जाएगा, इसलिए आंसर होगा सी। तो ये आज के हमारे एमसीक्यूज यहाँ पर खत्म होते हैं। कल मिलते हैं नए एमसीक्यूज के साथ में। कंप्लीट कोर्स करेंगे हम आधुनिक भारत के साथ साथ मध्यकालीन भारत और प्राचीन भारत को भी साथ साथ कवर करेंगे, उसको भी जल्द स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट एमसीक्यूज के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, और जुड़े रहिए करियर पाथ स्टडी के साथ में। थैंक यू वेरी मच।